नाभिक की संरचना के इस चैप्टर में हम लोग आज नाभिक के संरचना के संबंध में पढ़ते हैं। तो पहली परिकल्पना थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। तो नाभिक के संबंध में पहली परिकल्पना थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। अब इस परिकल्पना का कारण क्या था? वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि जो परमाणु के मध्य में एक बहुत सूक्ष्म स्थान में उसका समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है, जिसको नाभिक कहा जाता है। और अल्फा कणों पर प्रतिकर्षण बल लगता था नाभिक के कारण, इसलिए नाभिक को धनात्मक माना गया, क्योंकि अल्फा कण भी धनात्मक होता है। तो इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि नाभिक में धनावेश होना चाहिए। और उस समय जो धनावेश था, उस समय प्रोटॉन की खोज हुई तो प्रोटॉन धनावेशित पाया गया, जो कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक के बराबर था। यानी हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक, तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में ये कहा गया कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है। तो इसलिए ये माना गया कि नाभिक में धनावेश होता है जो प्रोटॉनों के कारण होता है, इसलिए इसमें प्रोटॉन की कल्पना की गई। उसके बाद रेडियोएक्टिव तत्वों की जब खोज हुई तो रेडियोएक्टिव तत्वों से बीटा कणों का उत्सर्जन होता था। बीटा कण गतिमान इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस आधार पर यह माना गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होना चाहिए। तो इस आधार पर जो प्रारंभिक परिकल्पना की गई नाभिक के बारे में वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना थी। अर्थात इस परिकल्पना के अनुसार नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये परिकल्पना थी। अब प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि इस परिकल्पना के आधार पर, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक में मान लिए जाते हैं तो इसके कई गुण प्रायोगिक गुणों से मैच नहीं करते हैं, मिलान नहीं करते। इस आधार पर ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना थी वो सत्य नहीं पाई गई। तो इसमें कुछ दोष थे, तो इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के कुछ दोष समझ लीजिए। तो इसमें दोष ये था कि यदि ये मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक जैसे एक बहुत सूक्ष्म आकार में, जिसका नाभिक जैसे बहुत सूक्ष्म स्थान में अगर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसकी ऊर्जा लगभग 100 से 200 MeV होनी चाहिए, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होनी चाहिए। परंतु रेडियोएक्टिव तत्वों से जो निकलने वाले बीटा कण होते हैं उनकी ऊर्जा 2 से 3 MeV के बीच होती है। इस आधार पर यह एक निष्कर्ष निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाए जा सकते। दूसरा ये था कि नाभिक का जो मैग्नेटिक मोमेंट था, यानी जो चुंबकीय आघूर्ण था, वह इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से भिन्न पाया गया। तो इस आधार पर यह कहा गया कि यदि इलेक्ट्रॉन इसमें होता तो इसका चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण के समान होना चाहिए। तो इस आधार पर भी यह परिकल्पना सत्य नहीं मानी गई। और जो नाभिक का कोणीय संवेग था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को मान लेने पर, यानी जो वास्तविक जो इसका कोणीय संवेग था वह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मान लेने पर कोणीय संवेग से भिन्न पाया गया। और इस आधार पर इन दोषों के कारण प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना नहीं मानी गई। इसके बाद दूसरी परिकल्पना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना के अनुसार यह माना गया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। अब ये न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक चैडविक ने 1932 में की थी। उन्होंने इसके पूर्व यह देखा गया कि जब अल्फा कणों की बमबारी बेरिलियम पर की जाती है तो कुछ अदृश्य और उदासीन विकिरण उत्सर्जित होते हैं। ये उदासीन विकिरण पहले शुरुआत में इनको गामा फोटॉन कहा गया कि गामा फोटॉन है, अर्थात गामा किरणें हैं, परंतु इनकी ऊर्जा बहुत कम थी, गामा किरणों की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। तो यह निष्कर्ष निकाला। और दूसरा ये था कि ये जो उदासीन विकिरण थे, जब हीलियम और कार्बन आदि पर
जब बमबारी की जाती थी इनकी, जब इस पर टकराते थे, इन परमाणुओं से टकराते थे तो प्रोटॉनों को उत्सर्जन करते थे। तो इस आधार पर वैज्ञानिक चैडविक ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये जो उदासीन विकिरण हैं, जो हीलियम नाभिक अर्थात अल्फा कण जब गैलियम से टकराते हैं तब जब उत्पन्न होते हैं, तो वह जो उदासीन विकिरण है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन की खोज हुई। तब उन्होंने ये कहा कि जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, और न्यूट्रॉन का निर्माण लगभग प्रोटॉन के निर्माण के ही बराबर होता है। प्रोटॉन का निर्माण और न्यूट्रॉन का निर्माण लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का निर्माण जो Mn होता है वह लगभग 1.00866 U के बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट के, और प्रोटॉन का जो निर्माण है वह लगभग 1.007275 U के बराबर होता है। तो लगभग बराबर माना गया। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इन दोनों को संयुक्त रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को किसी नाभिक के अंदर जो होते हैं संयुक्त रूप, उनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर, उनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो ये थी परिकल्पना। अब अगर किसी, और ये जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है उसको Z से लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग Z से लिखते हैं, और जो न्यूक्लियॉनों की संख्या है वह A से लिखी जाती है। इसको परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, या परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और ये प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होती है, अर्थात टोटल प्रोटॉन पर टोटल न्यूट्रॉन, ये कुल मिला के इसको परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब किसी तत्व के संकेत को हम लोग इस तरह से लिखते हैं ZXA, या इस तरह से लिखा जाता है ZXA, इस तरह से लिख देते हैं। तो Z को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, और A को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, या परमाणु भार कहा जाता है। तो किसी तत्व का संकेत इस तरह से होता है, जैसे हाइड्रोजन का संकेत 1H1 लिखा जाता है। तो एक इसका ये एक हो गया इसका परमाणु क्रमांक, और एक हो गया परमाणु द्रव्यमान संख्या। और अब नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या की जाती है, यहाँ जो परमाणु क्रमांक लिखा होता है वह प्रोटॉनों की संख्या होती है, और इस परमाणु द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या को अगर घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो नाभिक जो होता है H परमाणु का नाभिक, उसमें केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। तो एक ऐसा यही 1H1 ही हाइड्रोजन परमाणु का ही नाभिक ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, बाकी समस्त नाभिकों में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब जैसे 2He4 का हमें 2He4, तो 2He4 में आपके दो नाभिक में 2 प्रोटॉन होंगे, और 4 में 2 घटा देंगे तो 2 न्यूट्रॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रत्यावर्ती कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार जो पूरा परमाणु होता है वो गतिज उदासीन होता है, और जो इसका जो नाभिक का संपूर्ण धनावेश होता है वह प्रोटॉनों के कारण होता है, और द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण होता है। तो इस प्रकार यह प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना होती, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना के आधार पर जो नाभिक का जो कोणीय संवेग होता है, या जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, वह प्रायोगिक दृष्टिकोण से सही पाया गया। प्रयोग द्वारा जो पाया गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मान लेने पर वह मैच करता था, यानी मिलान करता था, इसलिए यह मान लिया गया कि नाभिक के अंदर अवश्य प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं। तो ये है प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। अब हम लोग आते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट जिसको बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसको AMU कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, या केवल U से लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक की जो परिभाषा है वह ये है कि कार्बन 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को
परमाणु द्रव्यमान मात्रक या AMU या स्मॉल u कहते हैं। 6C12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहा जाता है या एक U कहते हैं। एक AMU कहिए चाहे एक U कहिए, और ये बराबर होता है 6C12 परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 12। ये इसकी डेफिनेशन। अब 6C12 परमाणु का द्रव्यमान, अब इसके बारे में एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम, यानी अब देखेंगे। तो इसका जो एक मोल होता है वह 12 ग्राम कार्बन के बराबर होता है, और वैज्ञानिक आवोगाद्रो के अनुसार प्रत्येक पदार्थ के एक मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह निश्चित होती है, अर्थात 6.023 × 10⁻23 होती है, जिसको कैपिटल N कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 12 ग्राम कार्बन में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी वह कैपिटल N के बराबर होगी, इसलिए एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वह 12/N के बराबर होगा। तो एक परमाणु का द्रव्यमान 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12/N होगा, बटे 12 और करते हैं, 12 कट जाएंगे। तो इस प्रकार से एक AMU जो होता है या एक जो U होता है वो 1/N के बराबर होता है, यानी एवोगाद्रो संख्या है, एवोगाद्रो नंबर है। तो U बराबर हो जाएगा 1/6.023 × 10⁻23। तो ये आ जाता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम, और अगर किलोग्राम में लिखा जाए तो 1U बराबर हो जाता है 1.66 × 10⁻27 kg। तो और यह मात्रक इसलिए बनाया गया क्योंकि जो परमाणु है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इसलिए इनके द्रव्यमान को एक AMU या U में व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नाभिक की त्रिज्या। तो ये एक AMU या एक U बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 kg। अब हम लोग पढ़ते हैं परमाणु की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या, ये मान लीजिए कोई नाभिक है, केंद्र हो गया, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R, और इसमें Z प्रोटॉन है और A-Z न्यूट्रॉन। ये तो ये देखा गया कि जो नाभिक का नाभिक की जो आयतन होता है, नाभिक का आयतन यानी नाभिक का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R³। यह प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियनों की संख्या के, अर्थात परमाणु द्रव्यमान संख्या के अनुपाती होता है। तो इस आधार पर अगर हम R प्रोपोर्शनल लिखें तो ये कांस्टेंट है, हट जाएगा A⁻1/3। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या के घनमूल के बराबर होती है, अर्थात 1/3 पावर के अनुक्रमानुपाती होती है, घनमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसमें एक नया कांस्टेंट जोड़ा गया R0 A⁻1/3, जहाँ R0 को फर्मी रेडियस भी कहा जाता है। R0 बराबर हो जाएगा 1.2 × 10⁻15 मीटर होता है R0 का मान। और यदि हम 10⁻15 को फर्मी कहा जाता है तो 1F बराबर होता है 10⁻15 मीटर। तो इस आधार पर अगर R0 लिखेंगे तो आ जाएगा 1.2F। तो R0 1.2F होता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो R बराबर हो जाएगा आपका 1.2F F बाद में लगा लेंगे, 1.2 A⁻1/3 फर्मी। तो ये होती है किसी नाभिक की त्रिज्या। तो ये नाभिक की त्रिज्या हो गई। अब इसी आधार पर हम लोग नाभिक का घनत्व भी निकाल लेते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो नाभिक का अगर घनत्व निकालना चाहें तो घनत्व रो बराबर हो जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान मान लेते हैं कैपिटल M है, बटे उसका आयतन V है। और यदि एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान M हो और परमाणु द्रव्यमान संख्या A हो तो
न्यूक्लियस का द्रव्यमान m इंटू ए का आ जाएगा, अपॉन आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और अगर हम कैपिटल आर क्यूब का मान वही रख दें तो आ जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए कट जाएगा। तो इस प्रकार रो जो है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब। और अगर इसका मान रखा जाए तो ये जो यम है वो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है, तो चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, लगभग इनका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg के करीब होता है। और 4 × 3.14 इंटू यह आ जाएगा 1.2 × 10⁻15 का क्यूब हो जाएगा। और इस पर क्या जो इसको अगर डिवाइड किया जाए तो रो बराबर आ जाएगा 2 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो ये नाभिक का घनत्व होता है, जो कि पानी के घनत्व का 10⁻14 टाइम्स है लगभग। तो जो नाभिक का घनत्व होता है बहुत अधिक होता है, अर्थात जो न्यूक्लियॉन हैं वो बहुत ही घने होते हैं, नाभिक के अंदर बहुत ही पास होते हैं। अब आते हैं हम लोग इसी में समझते हैं नाभिक का स्थायित्व कि नाभिक कब तक स्थायी बना रहता है। तो ये देखा गया कि जिन नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कम होती है, उनमें जो इन न्यूक्लियनों के बीच जो नाभिकीय बल होता है वह इन प्रोटॉनों के बीच लगने वाले वैद्युतप्रतिकर्षण बल से बहुत प्रबल होता है। इसलिए न्यूक्लियन नाभिक के अंदर बने रहते हैं और नाभिक का स्थायित्व बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, अर्थात जैसे जैसे नाभिक का आकार बढ़ता जाता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है, वैसे वैसे इनका जो अनुपात है वह बदलने लगता है। और जब n/p का अनुपात यानी ग्रेटर देन हो जाता है 1.5, तो ऐसे नाभिक अस्थायी नाभिक हो जाते हैं, नाभिक रेडियोएक्टिव नाभिक बन जाते हैं। तो जो Pb के आगे Pb82 जिसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 82 होती है, उसके आगे समस्त तत्व के नाभिक रेडियोएक्टिवता को शो करते हैं। और उसके पहले जितने भी नाभिक हैं यानी जितने भी तत्व हैं उनके जो नाभिक हैं वो स्थायी होते हैं। तो ये स्थायित्व की बात होती है। तो नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या जिनमें कम होती है, जिनमें n और p का रेशियो 1.5 से कम होता है वे स्थायी होते हैं, और जिनमें n/p का रेशियो 1.5 से अधिक होता है वे नाभिक अस्थायी होते हैं। जैसे आपका 92U 235 ले लीजिए या 238, तो इसमें Z जो होंगे यानी प्रोटॉनों की संख्या 92 हो गई, और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वह 235 माइनस 92 हो जाएगी। तो ये घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 13 में 4 9 आया 140। तो इस प्रकार अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये ग्रेटर देन 1.5 पे होना चाहिए। और इस कारण जो U235 है ये रेडियोएक्टिव होता है, इसका नाभिक स्थायी नहीं होता है, और इनसे अल्फा बीटा गामा किरणें जो रेडियोएक्टिवता में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है एक नाभिक के संबंध में जानकारी।